जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिव्य बिहार के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से। ऐसे तो ये क्लास 12th का जो इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें जो ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं वो ऑलरेडी मैट्रिक के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हमने टोटल 20 प्रश्न लिया है और ये 20 प्रश्न जो है वो व्याकरण से भी है और 12th की किताब से भी। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसा कि है यहाँ पे, मोती का लिंग बताएं। तो मोती पुल्लिंग शब्द है। दीर्घ ईकारांत शब्द होने के बावजूद भी यह पुल्लिंग है। ऐसे दीर्घिकार वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन मोती उसका अपवाद है और इस तरह से इसका सही जवाब आपको हो जाएगा पुल्लिंग। दूसरा प्रश्न है दही कौन सा लिंग है। तो आपको पता है कि दूध तथा दूध खुद पुल्लिंग है और साथ ही दूध से बनने वाले जितनी भी सामग्रियां हैं वो सभी पुल्लिंग होंगे। तो चूंकि दही दीर्घिकार से है, इसके बावजूद भी ये पुल्लिंग है। ऐसे दीर्घिकार वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दीर्घ इकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर दही जो है वह दीर्घ इकारांत होने के बावजूद भी ये पुल्लिंग होगा, क्योंकि ये दूध से बना सामान है। दूध खुद पुल्लिंग है और दूध से बना शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब है नेत्र का लिंग बताए। तो यहाँ पर एक आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ कि जिस शब्द के अंत में भी त्र होगा, जैसे नेत्र, तो उसके अंत में त्र है। हम लिखते हैं पत्र, तो पत्र के भी अंत में त्र है। चित्र, मित्र, इसी तरह से जिस शब्द के अंत में भी त्र हो तो आप समझ लीजिए कि वो पुल्लिंग होगा। तो नेत्र जो है पुल्लिंग होगा। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहु समास से प्रश्न है। समास के 6 भेद होते हैं और बहुब्रीहि समास का मतलब है जो साधारण अर्थ छोड़ करके और विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो इसमें पानी ऑलरेडी ये समास है ही नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ऐसे आपको पता है कि पानी कोई समास नहीं। हलधर ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि साधारण अर्थ है हल को धारण करने वाला और विशेष है बलराम। पंकज साधारण अर्थ है कमल में कीचड़ में जन्म लेने वाला और विशेष अर्थ है पंकज। दशानन साधारण अर्थ है 10 मुंह वाला, विशेष अर्थ है रावण। तो इस तरह से ये तीनों ही हलधर, पंकज और दशानन, ये सभी जो है वह क्या है? ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से ए वाला आंसर माना जाएगा इसका। भरपेट कौन सा समास है? तो भरपेट अव्ययी भाव समास है, क्योंकि भरपेट में जो शुरू में भर लगा है वो एक अव्यय है और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। इसमें से न तत्पुरुष है ये, न बहुब्रीहि है, बल्कि भरपेट जो है वह अव्ययी भाव समास है। भर पेट, भर दिन, भर रात, प्रतिदिन, प्रति मास, प्रत्येक, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। पंचमेवा ये किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको पता है कि पंचमेवा में 2 पद है, एक पंच और दूसरा मेवा। पंचमेवा कहते हैं 5 जो मिष्टान कहिए या 5 फलों का जो समूह होता है उसको पंचमेवा कहते हैं। तो 5, तो आपको पता है कि जिस शब्द के शुरू में संख्यावाचक विशेषण आता है वो द्विगु समास होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। पंचमेवा, त्रिनेत्र, चौराहा, नवरत्न, त्रिदेव, त्रिमूर्ति, पंचतत्व, पंचवटी, चौराहा, चौकोर, जिसमें भी
शुरू में संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं भी द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कोई, इनमें से कोई नहीं। हिमालय कौन सा संधि है? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, हिमालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम जोड़ आल। तब म उच्चारण करने पर अ आता है, अजोड़ आल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हिमालय में प्लस के पहले म है, म का उच्चारण अंत में अ आता है और यहाँ आ, तो यहाँ भी अ है और यहाँ भी आ है, यहाँ भी अ है, म में अ और यहाँ भी आ, तो यहाँ भी अ और यहाँ आ। जब दो स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वो स्वर संधि कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, जो कि बेगूसराय बिहार में जन्म लिए थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार कविता लिखी थी जनतंत्र का जन्म, जिसमें इन्होंने लिखा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। रश्मि रति के लिए अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इसका सही जवाब होगा दिनकर, जबकि ये इनका उपनाम है, ये दिनकर, ये पूरा नाम इनका है रामधारी सिंह दिनकर। 9वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है अर्धनारीश्वर, जिसमें और रामधारी सिंह दिनकर ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर कोई पुरुष में औरत का गुण नहीं है, नारी का गुण नहीं है, तो वो अधूरा है। और ठीक उसी तरह से जिस मर्द में औरत का गुण नहीं है वह मर्द अधूरा है, और जिस औरत में मर्द का गुण नहीं है वो औरत अधूरी है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर होंगे। अब 10वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ये आपके पठित पाठ से लिया गया है, किताब से लिया गया है। तो अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी बखूबी से लिखा है। अब है 11 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को पता होगा, बिहार के महान पुरुष जो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब होगा, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी की सरकार को अपने घुटने पर झुकने को मजबूर किया था, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो 11 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूठन किसकी आत्मकथा है? बहुत ही मार्मिक ये आत्मकथा है, जिसको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। क्योंकि ये खुद ही दलित समाज से आते थे और उस जमाने में तत्कालीन समाज में जो दलितों के साथ उच्च जाति के लोगों द्वारा जो भेदभाव होता था, उसका जीता जागता उदाहरण जो है आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में मिलेगी। यह बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2 बार, तो ध्यान से इसको रखिएगा। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 13 नंबर प्रश्न है, बातचीत किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। ये आपके पठित पाठ के आधार पर ये सभी क्वेश्चन है, और ये आपके पहले ही चैप्टर के का यहाँ पर प्रश्न हमने लिया है, बातचीत किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसमें इन्होंने मूल बातें ये बताई है कि जब तो कोई व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा तब तक ना उसके गुण और ना ही उसके अवगुण प्रकट हो सकते हैं। तो सही जवाब इसका है बालकृष्ण भट्ट। 14 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है? ये भी आपके पठित पाठ से ली गई है, ये आपकी किताब से है, और इसका सही जवाब है भगत सिंह, जिसमें यह
अपने मित्र को एक पत्र लिखते हैं जिसमें अपनी आत्महत्या का वर्णन करते हैं। एक वक्त होता है, इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने लिखा है कि एक वक्त था कि जब भगत सिंह को खुद ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इनके मित्र जो है वह इन्हें जेल से पत्र लिखकर इसके लिए मना करते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वही मित्र जो कभी भगत सिंह को आत्महत्या करने से मना करते हैं वो खुद आत्महत्या के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी हुकूमत है वो इनको बहुत सताती है। लेकिन भगत सिंह उन्हें यह बताते हैं कि आत्महत्या बुजदिलों का काम है। तो दोस्तों, आप लोग भी कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और संघर्ष करना चाहिए। और आज उसी संघर्ष का दिन है कि भगत सिंह आज हमारे दिल में बसते हैं। तो सही जवाब है इसका एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है? तो भगत सिंह की रचना है। सिपाही की माँ किसकी रचना है? बहुत ही अद्भुत कहानी है एक भारतीय सैनिक का जो लड़ाई लड़ने के लिए बर्मा देश में जाता है। तो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही वीरतापूर्ण और देशभक्ति एक कहानी है सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कविता है तुमुल कुलाहल कलह में, ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो एक पुत्र के खो देने के बाद एक माँ के हृदय में कितनी तड़प होती है, कितना दर्द होता है, वो एक माँ ही जानती है। तो पुत्र वियोग में एक माँ कितना वेदना सहती है, ये एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और पुत्र वियोग जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है, जिन्होंने काफ़ी शानदार कविता भी लिखी थी, झांसी की रानी। तो चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन है निजवाचक सर्वनाम? फिर आपके आगे व्याकरण से निजवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिससे खुद या स्वयं का बोध हो। तो यहाँ पर स्वयं, खुद और अपने आप, ये तीनों की तीनों क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरातन का विलोम होगा। तो पुरातन का विलोम हो जाएगा नूतन। अगर पुराना रहता तो नया होता, पुराना होता तो नया होता, लेकिन ये पुरातन है इसलिए नूतन इसका सही परफेक्ट आंसर होगा। अब है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलते हैं उसको वाचाल कहा जाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी बोला जाता है। जो कम बोलते हैं उनको मितभाषी बोला जाता है, और जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देखा कि हमने टोटल 20 प्रश्न जो है आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ग्रामर में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए, जो कि बिहार इंटरमीडिएट की बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली उसके लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तरह के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।